आज की जो कहानी है ये साउथ कोरिया की है। साउथ कोरिया में एक लड़के का जन्म होता है 18 अप्रैल 1970 को, जिसका नाम रखा जाता है यो योंग सुल। यो जो था वो बचपन से ही एक गरीब परिवार में जन्म लेने की वजह से उसकी जो परवरिश हुई थी वो काफ़ी मध्य परिवार में जिस तरह से एक बच्चे की होती है वैसे ही हुई थी। माता पिता के द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी जाती थी, लेकिन यो को हमेशा लगता था कि एक अमीर बच्चों की तुलना में उसकी परवरिश में कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है। और वो बचपन से ही जो अमीर बच्चे होते थे, अमीर बच्चों के माँ बाप होते थे, उनसे जलन करने लगता था। यानी उसके स्वभाव में ही बहुत ही ज़्यादा घृणा होती थी उसे अमीर लोगों से, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाता था जब भी वो किसी अमीर को देखता था। उसे लगता था कि मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो शायद गरीबी की वजह से है, और इस वजह से जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों के साथ भेदभाव भी करते हैं। और यो को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा, और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा वैसे वैसे उसका गुस्सा अमीरों के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। यो जो था ये साउथ कोरिया के सियोल का रहने वाला था। जब वो बड़ा हो जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो जाती है, तब उसकी मुलाकात एक दिन एक लड़की से होती है। और ये मुलाकात जिस लड़की से होती है वो पेशे से एक मसाज पार्लर में काम किया करती थी। दोनों में पहले प्यार होता है और फिर एक दिन ये दोनों ही शादी भी कर लेते हैं। शादी के बाद यो की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो अपने शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश भी था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में जो एक घृणा थी अमीरों के प्रति वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही थी। यो मानसिक रूप से ही थोड़ा अलग सा था। जब उसकी शादी हो जाती है, घर का खर्च उसे उठाना पड़ता है, तब वो गलत रास्ते पे चला जाता है और छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर देता है। शुरुआती दिनों में वो काफ़ी छोटी मोटी चोरियों को अंजाम दिया करता था, लेकिन जैसे जैसे उसका दिन बीतता चला जा रहा था वो अब बड़ी बड़ी चोरियां करने शुरू कर देता है। और एक दिन इसी चोरी की वजह से और एक 15 साल की लड़की के मोलेस्टेशन के केस में पुलिस उसे धर दबोचती है और फिर वो जेल चला जाता है। जेल में जब वो सज़ा काट रहा था तब उसकी पत्नी को एहसास होता है कि उसकी शादी एक क्रिमिनल से हो गई है, जो कि सुधरने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, और दिन ब दिन उसकी जो जितनी भी करतूतें हैं वो बढ़ती ही चली जा रही है। इधर यो जो है जेल में सज़ा काट रहा था। 24 सितंबर 2003 का साल आ जाता है। यो सजा काट के बेल पे बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो अपनी पत्नी से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि पत्नी ने फैसला लिया था कि अब वो यो के साथ नहीं रहेगी। इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी से एक बच्चा भी हुआ, एक बेटा भी हुआ यो का। और जब उसकी पत्नी उससे अलग हो गई उसका गुस्सा और भी बढ़ता चला गया। इस गुस्से की वजह से महज बेल के 14 दिनों के बाद ही एक ऐसे दाम्पत्य को वो निशाना बनाता है, शिकार बनाने का सोचता है, जो पेशे से प्रोफेसर थे कॉलेज में और जिनकी उम्र थी 72 साल के आसपास। वो अपनी पत्नी के साथ, जिसकी उम्र 66 वर्ष थी, वो दोनों ही 2 मंजिले मकान में रहा करते थे। अब यो को जो घृणा थी अमीरों से वो बहुत बढ़ती चली जा रही थी। इधर पत्नी का भी गुस्सा था उसे, क्योंकि वो भी अलग उसे छोड़ के चली गई थी। तो एक दिन मौका पाकर इस दाम्पत्य के घर में वो चला जाता है। हाथ में हथौड़ा लिए होता है और हथौड़े से इन दोनों ही पति पत्नी के सर पे बहुत गहरी वार करता है। इन दोनों को मौत के घाट उतारता है और फिर आराम से घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके मन में अमीरों के लिए गुस्सा तो था ही, और ये जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं इतना भयानक रूप ले रहा था कि वो बेवजह लोगों को निशाना बना रहा था और लोगों को मारता चला जा रहा था। ये पहला मर्डर था जो उसने किया था। इसके बाद वो ऐसे ही कपल्स को ढूंढता था जो अकेले घर पे रहा करते थे, जो अमीर थे, और धीरे धीरे करके उसने 8 से 9 कत्ल कर दिए। इधर जैसे ही लोगों के बीच में ये खबर फैलती है कि कोई ऐसा सीरियल किलर है जो कि बेवजह किसी को मारे चला जा रहा है, पुलिस भी उस सीरियल किलर को ढूंढ नहीं पा रही है, तो सभी लोग खौफ में भी थे और सब लोग परेशान भी थे। इवन पुलिस को भी कोई क्लू नहीं मिलता था जिसकी वजह से वो यो को ढूंढ पाए या फिर पकड़ पाए। अब लिहाजा ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और एक दिन यो की मुलाकात होती है टेलीफोन बूथ पे काम करने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की से। इस लड़की को यो के पास्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था,
पहले इन दोनों की दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। यो जो था इस लड़के से हमेशा मिलने जुलने आया करता था और ये दोनों ही प्यार में। अब इधर पुलिस यो को ढूंढ रही थी और उधर यो जो है अपने दूसरे रिश्ते की शुरुआत कर रहा था, किसी से प्यार की बातों को आगे बढ़ा रहा था, शायद नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। लेकिन उसकी बदकिस्मती कुछ ऐसी थी कि जो ये फ़ोन बूथ पे काम करने वाली लड़की थी, इसे कहीं से पता लग जाता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है उसकी हिस्ट्री कुछ अच्छी नहीं है। पास्ट हिस्ट्री में वो काफ़ी सारे ऐसे क्रिमिनल वाले काम कर चुका है, जैसे रॉबरी वगैरह कर चुका है, 15 साल की लड़की के साथ उसने गलत किया। तो इस वजह से वो अब यो के साथ दूरी बनाना शुरू करती है और वो क्लियरली यो को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं रह पाऊंगी क्योंकि तुमने ऐसा ऐसा काम किया है। और शायद उस लड़की को वो सारी चीज़ें पसंद नहीं थी यो की, इस वजह से यो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन ये जो दूसरी लड़की थी ये भी अब यो से मिलना जुलना बंद कर देती है। अब यो के दिमाग में ये बैठ जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो भी अच्छी नहीं होती हैं। स्पेशली जो उसकी पहली पत्नी थी वो मसाज पार्लर में काम करती थी। मसाज पार्लर की आड़ में बहुत सारे प्रोस्टिट्यूशन के धंधे भी चलते थे और उसे लगता था कि पहली पत्नी भी गलत थी। और जो दूसरी लड़की थी जो फ़ोन बूथ पे उसको मिली थी, उस फ़ोन बूथ के आड़ में भी बहुत सारे इस शहर में ऐसे थे लोग जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चला रहे थे। अब दोनों के लिए ही उसके मन में बहुत गुस्सा हो गया था और वो चाहता था कि अपनी बीवी को भी मार दे और इस गर्लफ्रेंड को भी मार दे। और इस वजह से उसने फिर से एक साजिश रची। एक दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया और गर्लफ्रेंड को बुलाने के बाद अपने ही घर में हथौड़े से मार के उसकी हत्या की। जब उसकी हत्या उसने कर दी फिर उसके शरीर के टुकड़े किए, उसका जो सर था उसे अपने बाथरूम में लटकाया, उसके शरीर के 17 से 18 टुकड़े किए और फिर अपने ही घर के पास में जहाँ पे भी उसको मौका मिलता था, नदी नाले तालाब, उसमें फिर उस बॉडी को डिस्पोज कर दिया। इस तरह से अब यो के मन में जो गुस्सा महिलाओं के प्रति थी, पहले अमीरों के प्रति फिर उसके बाद महिलाओं के लिए, और वो धीरे धीरे अब लड़कियों को निशाना बना रहा था। जितनी भी प्रोस्टिट्यूशन में काम करने वाली लड़कियां होती थी वो ऐसी लड़कियों की तलाश में रहता था। अब वो पहले तो लड़कियों की डिमांड करता था, उसे अपने घर पे बुलाता था और फिर वैसे ही मार डालता था जैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा था। लगभग 10 से 12 लड़कियों को बारी बारी करके वो मार चुका था। जब वो अमीर घराने के लोगों को मारता था तब बॉडी को वहीं छोड़ देता था, लेकिन जब वो प्रोस्टिट्यूशन में काम करने वाली लड़कियों को अपने घर पे बुलाता था और मारता था तो उसे कहीं ना कहीं ये डर भी था कि वो पकड़ा जाएगा। इस वजह से बॉडी को वो पहले ठिकाने लगाता था और फिर सर को भी बाद में वो ठिकाने लगा दिया करता था। वो अपनी पहली पत्नी को भी मारना चाहता था, उसके लिए भी उसने प्लान बना लिया था, लेकिन जो उसका बच्चा था, जो उसका बेटा था, उसके लिए उसके मन में काफ़ी प्यार था और वो उसे लगता था कि उसके बच्चे की जो देखभाल है उसकी माँ बहुत अच्छे से करती है। इस वजह से उसने अपनी पत्नी को दया की वजह से छोड़ दिया। और एक दिन जब वो एक लड़की की हत्या कर रहा था, एक प्रोस्टिट्यूशन में जो लड़की थी उसको घर पे बुलाया, उसको मार चुका था, उसकी बॉडी को जब टुकड़े कर रहा था ठिकाने लगाने के लिए, तो उस समय उसके पास उसके बेटे का कॉल भी आया था। और यो का कहना है कि मुझे पहली बार उसी दिन डर लगा था, उससे पहले मुझे कभी भी किसी का मर्डर करने में डर नहीं लगा। मेरे बेटे ने पूछा था कि पापा आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और मैंने उसको कुछ अलग ही बताया, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा डर लगा कि मेरे बेटे को कहीं कल हो के ये सारी चीज़ें पता न लग जाए। लिहाजा अब यो की जो भी वारदात थी क्राइम की वो बढ़ती ही चली जा रही थी। उसके मन में कोई खौफ, कोई डर नहीं था और वो एक तरह का सनकी था जो अमीरों को और प्रोस्टिट्यूशन में जितनी भी लड़कियां महिलाएं थी उसको टारगेट बनाता चला जा रहा था। ऐसे करते करते उसने 20 से ज़्यादा मर्डर कर दिए थे। इधर पुलिस भी यो को ढूंढ रही थी और एक दिन पुलिस को सफलता भी मिल जाती है। एक मर्डर करने के बाद जब वो घर से निकल रहा था तब सीसीटीवी में एक लड़का कैद होता है, लेकिन उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि बारिश का मौसम था और उसने रेनकोट पहन रखा था। इधर एक दिन एक लड़की जो प्रोस्टिट्यूशन में थी जिसका ऑनर जो था उस लड़की को ढूंढ रहा था और लड़की अचानक से गायब हो गई थी। 2 से 3 महीने हो गए थे उसको गायब हुए और लगातार जो ऑनर था जिसके अंडर में ये लड़की काम करती थी वो ऑनर उसके फ़ोन पे कॉल करता था क्योंकि ऑनर
घबराया हुआ था, डरा हुआ था, क्योंकि सीरियल किलर की चर्चाएं शहर में हर तरफ हो रही थी। अब ऑनर बराबर उस नंबर को कॉल करता था, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ बताता था। लेकिन एक दिन वो स्विच ऑफ वाले नंबर से ही ऑनर को कॉल आता है। जैसे ही ऑनर कॉल उठाता है, एक लड़की की आवाज़ होती है और ये लड़का एक लड़की की डिमांड कर रहा था। ये ऑनर उसी समय समझ जाता है कि ये जो नंबर है ये मेरे ही वर्कर का है और जो कि लापता है। और अब जब कॉल आया है तो कोई लड़का सामने से बात कर रहा है और इस शक के आधार पे तुरंत ही साउथ कोरिया के पुलिस को उसने सूचना दी। जब सूचना दी गई तब पुलिस की टीम जहां पे लड़की भेजने की बात की गई थी वहां पे छुपकर यो का इंतजार करने लगती है। पुलिस के द्वारा एक जाल बिछाया जाता है और ऑनर जो था वो बड़ी ही सूझबूझ से उसके दिल को मान लेता है। जैसे ही यो लड़की को रिसीव करने के लिए उस जगह पे आता है, वैसे ही पुलिस के शिकंजे में फंस जाता है। जब पहली बार उसे पुलिस गिरफ्तार करती है तब पुलिस को भी लगता है कि ये काफ़ी कम एज का लड़का है और इस तरह की क्राइम वो कर भी सकता है, लिहाजा पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और ले जाती है पूछताछ के लिए। पुलिस के द्वारा यो से पूछताछ किया जाता है कि क्या तुमने ये सारी ही हत्याएं की हैं, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ जो है वो कुछ सबूत भी मिले हैं। तब यो ने काफ़ी आराम से अपने गुनाह को कबूल कर लिया। उसने बताया कि बचपन से ही मुझे अमीरों से बहुत ज़्यादा घृणा आती है, जिस वजह से गुस्सा मन में बचपन से ही था, इस वजह से मैंने अमीरों को मारा। और धीरे धीरे जो कहानी थी वो पूरी पुलिस को बता दी। लेकिन उसने साथ ही कुछ ऐसी कहानी भी बताई जो कि सुनकर सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि किसी का मर्डर करना आसान नहीं होता है और इसके लिए मैंने प्रैक्टिस की, मैंने बाकायदा रिहर्सल किए, मैंने एक हथौड़ा खरीदा और जितने भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको पहले मैं निशाना बनाता था, उसके सर में तेज़ वार करता था हथौड़े से। जब वो मर जाते थे तब मुझे लगा कि ये तरीका बहुत अच्छा है इंसानों को मौत के घाट उतारने का। फिर उसने इंसानों को मारना शुरू किया, लेकिन अमीरों को मारने के बाद जब उसका गुस्सा महिलाओं के प्रति आया, स्पेशली प्रोस्टिट्यूशन वाली महिलाओं के प्रति, तब उसने अब मारा तो सही सारी महिलाओं को, लेकिन अब उसकी बॉडी को भी ठिकाने लगाना था। तो इसके लिए उसने दूसरा तरीका निकाला कि एक दिन वो किसी डॉक्टर के पास मिलने जाता है, उनको अपनी कोई मनचाही परेशानी बताता है और पूरे शरीर का वो एक्सरे करवा लेता है। एक्सरे करवाने के बाद अब एक्सरे को घर लेकर के आता है और घर लाने के बाद उसने एक्सरे में बाकायदा देखा कि बॉडी का कौन सा पार्ट नाजुक होता है, कहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे काटने से जो ताकत है वो कम लगेगी और जल्दी से बॉडी कट जाएगी। और इस तरह से फिर उसने बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बॉडी के भी टुकड़े करने शुरू किए। 17 से 18 टुकड़े वो शरीर के करता था और फिर उन्हें ठिकाने लगा देता था। सितंबर 2003 से उसने ये क्राइम करना शुरू किया था और जुलाई 2024 में वो पुलिस के हत्थे आ चुका था। और इस बीच में यो का कहना था कि उसने 26 मर्डर कर दिए हैं। लेकिन पुलिस के सामने टोटल 20 लोगों की ही लापता या फिर गुमशुदगी के बाद मर्डर की जो भी सबूत थे वो इकट्ठा हो पाए, क्योंकि यो को सारी ही जगह पे पुलिस लेके भी गई। जैसे श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आफ्ताब को स्पॉट पे ले जाया जाता था सारे ही एविडेंस क्लियर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, वैसे ही यो को भी ले जाया जाता था। बारिश का महीना था, इस वजह से वो रेन कोट पहने ही रखता था जब पुलिस की टीम के साथ जाता था। कई सारे लोगों की हड्डियां बरामद की गई, कई सारे लोगों के जो भी एविडेंस मिल पाए वो कलेक्ट किया गया और इस आधार पे 20 लोगों का जो भी सब के टुकड़े थे वो बरामद हो पाए, जिससे 20 लोगों की शिनाख्त हो चुकी थी कि उसने उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। लिहाजा जो साउथ कोरिया की अदालत थी वहाँ पे यो को पेश किया गया, जो उसका मुकदमा था वो आगे बढ़ा और यो अदालत में भी बिल्कुल निश्चिंत रहता था। उसके चेहरे पे एक डर की सिकन नहीं होती थी। वो जज को हमेशा कहता था कि शायद मैं इस सोसाइटी के लिए सही नहीं हूँ, अगर आप मुझे छोड़ भी देते हो तो मैं आगे भी हत्याएं करता रहूँगा, इस वजह से आप मुझे मौत की सज़ा दे दो, यही शायद आप सभी के लिए या मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन साउथ कोरिया में डेथ पेनल्टी नहीं होती है, जिस वजह से यो को अभी भी जेल में रखा गया है और वो अपनी सज़ा को काट रहा है। तो आज की कहानी यही तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और दोस्तों अपना पूरा ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।